आपने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन इस समय पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध चल रहा है। ये एक कन्वेंशनल युद्ध नहीं बल्कि एक क्रिकेटिंग युद्ध है। लेकिन अगर आप बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नेटवर्थ, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस को देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इस युद्ध में भी भारत पाकिस्तान की पिटाई ही कर रहा है। कुछ महीने पहले बीसीसीआई के सोर्सेज ने कहा था कि वो 2023 में पाकिस्तान में आयोजित हो रहे एशिया कप को खेलने के लिए नहीं जाएंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और उल्टा उन मैचेस को एक न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान ने भी कहा कि अगर इंडिया हमारे यहाँ नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। भारत की हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जयशान अगले साल विश्व कप भी होगा और दुनिया भर की टीमें भी खेलेंगी, क्योंकि भारत को आज कोई किसी क्षेत्र में नकार नहीं सकता। भारत के यहाँ पर खेलों को और विशेष तौर पर क्रिकेट जगत भारत के अलावा क्या है। Now waded into the India-Pakistan World Cup controversy, Kamran Akmal has now come out and said that Pakistan should not play against India on 23rd in the T20 World Cup. पाकिस्तान ने एक बार फिर वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हिस्सा नहीं लेने की धमकी दी है। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? मेरा दिमाग खराब मत कर। यार ये तो कुछ उसके बराबर हो गया कि मैं संजय लीला भंसाली को बोलूं कि जा, मैं तेरी फिल्म में एक्टिंग नहीं करूंगा। संजय लीला भंसाली भी सोचेंगे कौन है ये प्राणी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। तो आइए आज के वीडियो में बात करते हैं कि क्या है ये क्रिकेटिंग वॉर, और बात करते हैं कि कैसे इंडिया इकोनॉमिकली, सोसाइटी और अब तो क्रिकेट में भी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समय पर काफी क्लोज की टक्कर थी, उसमें भी भारत ने कैसे पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आइडियोलॉजी और सोच का फर्क है। देखिए आईपीएल चल रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारी आईपीएल टीम्स हैं जो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट को हायर कर रही हैं और बहुत डिटेल में स्पोर्ट को स्टडी करके एनालाइज करने के लिए। कोई मीडिया चैनल्स और ब्रॉडकास्टर्स जो क्रिकेट को कवर कर रहे हैं वो भी डेटा एनालिस्ट को हायर कर रहे हैं। तो चलिए आप क्रिकेट खेल तो नहीं पाए, लेकिन एक क्रिकेट डेटा एनालिस्ट बनकर आप अपने फेवरेट स्पोर्ट को कवर तो कर सकते हैं। तो शायद आप सोच रहे हो कि यार मेरे को तो ये सब आता भी नहीं है, लेकिन घबराइए नहीं, हमारे पास आपके लिए प्लान है। एंड दिस इज व्हाई दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कोडिंग इन्वेडर्स। कोडिंग इन्वेडर्स इंडिया का सबसे सेफ प्लेटफॉर्म है जो आपको नॉन आईटी प्रोफेशन से आईटी प्रोफेशन में स्विच करने में मदद करता है। कोडिंग इन्वेडर्स आपकी मदद करेगा सिर्फ 9 महीने में आपको एक डेटा साइंटिस्ट की नौकरी दिलाने में। उनके करंट प्लेसमेंट स्टैट्स 93% है। उन्होंने अपने 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स के साथ काम करके 20,000 प्लस कैंडिडेट्स को 10 से 40 लाख पर एनम के पैकेजेस दिलाए हैं पिछले 6 महीने में। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपके उनके कोर्स में एनरोल करने के पहले आपको एक गारंटीड जॉब एग्रीमेंट दी जाती है, तो कि अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उनके कोर्सेज में रियल बिजनेस केस स्टडीज होती हैं, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं और Amazon, फिलिप्स और डेलॉयट में काम करने वाले एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किए गए कोर्सेज होते हैं। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है तो नीचे दिए गए कोडिंग इन्वेडर्स के लिंक पर क्लिक करें, कोड SSS40 का इस्तेमाल करें और अपने कोर्स पर 40% का डिस्काउंट पाएं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ महीने पहले बीसीसीआई ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान में आयोजित हो रहे एशिया कप से खेलने में मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया के मैचेस एक न्यूट्रल वेन्यू में होने चाहिए। पाकिस्तान ने फिर नाराज होकर कहा कि जाइए, फिर हम भी आपके यहाँ वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएंगे। Pakistan would be wanting to play their ICC World Cup games, of course, which was set to be held in India. They wanted to, or reportedly, these discussions have been taking place, will be played in Bangladesh. But ultimately, अगर sources की माने तो पाकिस्तान के पास कुछ खास options नहीं है, उनको आना ही पड़ेगा इंडिया खेलने के लिए। Continue to behave the way that they are, and you know, if stories are being leaked like this, they will eventually miss out on the Champions Trophy, which has been awarded to them in 2025. Correct. क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेटिंग बॉडी है ICC, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, वो भी BCCI के साथ खड़ी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि BCCI के पास इतनी पावर है कि पाकिस्तान से कुछ भी करवा सकते हैं। तो इंडिया के पास तो ये ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान ना जाए, लेकिन शायद पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है कि वो इंडिया ना आए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो क्या हुआ एक ऐसे क्रिकेटिंग पावर हाउस को जो एक समय पर 80s और 90s के दशक में क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा था और आज इंडिया के टुकड़ों पर पल रहा है। भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। देखिए, पाकिस्तान इंडिया से बहुत सारी चीजों में पीछे है, जैसे आटे का स्टॉक, बिजली, जीडीपी, मिलिट्री पावर, लेकिन कुछ चीजों में आगे भी है, जैसे भीख मांगना, आतंकवाद और बेइज्जती करवाना। चले गए माशी दौर में, समाजी दौर में, और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। सुना है पाकिस्तान की ओनली फैंस मॉडल्स भी आटे में पेमेंट ले रही हैं आजकल। लेकिन एक समय पर एक चीज थी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कड़ी टक्कर थी, और वो था क्रिकेट। इनफैक्ट 80s और 90s के समय में अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच का हेड टू हेड का रिकॉर्ड देखें तो कुछ मार्जिन से इंडिया से आगे था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 1996 में सहारा कप जीता था। Another swing here by Prasad. This could be all over. The man had long off coming underneath it and making no mistake. So that's it for Pakistan. They clinched the Sahara Cup. 1999 में शारजा कप फाइनल में जीते थे। That's for winning it. Moin Khan going down the pitch and lofting the ball straight. And Pakistan has won yet another time against India. जावेद मियांदाद का जो लास्ट बॉल का 6 था चेतन शर्मा के ऊपर, वो इंडियन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक माना जाता है। इनफैक्ट पाकिस्तानी क्रिकेट इतना डोमिनेट कर रहा था कि 1992 में उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता था। उसी समय में जिस समय पर पाकिस्तानी क्रिकेट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उस समय BCCI जो इंडियन क्रिकेटिंग बॉडी है उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। तो 80s और 90s के समय में पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्रिकेट में। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अमेरिका पाकिस्तान से लोन मांग रहा है। सुनने में अजीब है ना? इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान यूके को एड दे रहा है। सुनने में अजीब है ना? उसी तरह से सुनने में अजीब है, लेकिन एक समय पर BCCI भी काफी फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रही थी, और इनफैक्ट पाकिस्तानी इकोनॉमी भी इंडियन इकोनॉमी से बेहतर परफॉर्म कर रही थी। अर्ली 1990s में पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम था $500 और इंडिया का पर कैपिटा इनकम था $390। इनफैक्ट आज का पाकिस्तान जो आटे के लिए एक दूसरे को मार रहा है, वो एक समय पर फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट भी हो गया था। इंडिया की हालत खराब इसलिए थी क्योंकि इंडिया 80s के दशक में सोशलिज्म प्रैक्टिस कर रहा था। 1970 was the first year when Pakistan did not import any grain. No wheat was imported. Then 71 में again थोड़े हुए, 72 में नहीं हुए, 73 में थोड़े हुए, 74, 76, 77 तक पहुंच के we attained self-sufficiency in essential grains for us. That was a huge accomplishment that took decades of a push behind it. And of course, all achieved with the help of the Americans. इस वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो और स्टैग्नेट हो गई थी। उस समय पर सिर्फ 2 स्टेट रन टेलीविजन चैनल्स थे इंडिया में, और उनकी बहुत लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग कैपेसिटी थी। इसका मतलब था कि कई क्रिकेट मैचेस ब्रॉडकास्ट भी नहीं हो पाते थे, जिस वजह से BCCI का रेवेन्यू लॉस भी होता था। उसके ऊपर से क्योंकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देश की उतनी अच्छी नहीं थी, कई बिजनेसेस भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और क्रिकेट भी इंडिया में एटलीस्ट इंडिया की वर्ल्ड कप की जीत तक उतना पॉपुलर नहीं था, इसलिए क्रिकेट को उतनी ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि दूरदर्शन जो स्टेट रन ब्रॉडकास्टर था, वो BCCI से 5 लाख रुपए लेता था BCCI के मैच टेलीकास्ट करने के लिए। तो लेट 80s अर्ली 90s में पाकिस्तानी क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट की हालत काफी डिफरेंट थी एक दूसरे से। लेकिन इस कहानी में 90s में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, और यहाँ पर हमें दिखता है कि आइडियोलॉजी, नेशनल एटीट्यूड और सोच किस तरह से एक देश का भविष्य बदल सकते हैं। देखिए, पाकिस्तानी सोसाइटी में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर धीरे धीरे आर्मी का बहुत ज्यादा कब्जा बढ़ने लगा, और उस कब्जे को जस्टिफाई करने के लिए आर्मी ने एक टोटका अपनाया जो हमेशा पाकिस्तान में काम आता है, और वो है कि भाई हम हैं इस्लाम के रक्षक। पाकिस्तानी आर्मी ने जनरल पाकिस्तानी पब्लिक में जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट है उसको एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान को काफिर हिंदुओं से बचाना चाहते हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी अपनी एटमी ताकत के साथ आपको बचा सकती है, और इस टोटके का इस्तेमाल करके उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी इकोनॉमी पर कब्जा करना शुरू किया। लेकिन ये कब्जा करके उन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमी की और पाकिस्तानी सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं की, उल्टा अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी, और उनके जो पालतू पॉलिटिशियंस थे उनकी जेबें भरनी शुरू कर दी। इनफैक्ट वेस्टर्न देशों से जो उनको एड मिलता था और IMF से जो उनको लोन मिलते थे, वो भी उन्होंने या तो अपने पॉकेट में डालना शुरू कर दिए या फिर उसका इस्तेमाल करके आतंकवाद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालत ये होगी कि पाकिस्तान में अगर आपको बिजनेस भी ऑपरेट करना है तो पॉलिटिशियंस और आर्मी को पैसे देने पड़ेंगे। Large companies and tracts of real estate. A 2016 article published by the Dawn newspaper of Pakistan says that the military runs 50 commercial entities. Today, the net investment of the military industrial complex is reported to exceed
$100 billion. An investigative report accuses Bajwa and his family of a great loot. It says the family made assets amounting to 12.7 billion Pakistani rupees in the last 6 years. An inquiry began in Islamabad shortly after, uncovering evidence that her family and associates generated more than $1.5 billion in illicit profits in virtually every sphere of government activity. You proved it. Yes, they took a lot of money out of the system. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई हो गया पाकिस्तान में। आर्मी की कंप्लीट पावर की वजह से पाकिस्तान में करप्शन भी बहुत तेजी से बढ़ा और पाकिस्तानी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में ही नहीं लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी ने तो क्रिकेट में भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया और इन सारे फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान में पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी डिक्लाइन किया, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन किया, इंडस्ट्रीज भी बहुत खत्म हो गई और इसलिए पाकिस्तानी इकोनॉमी बेसिकली उधार के बेसिस पर चलने लगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का डेट बहुत हाई हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डेट बुलेटिन ने दिखाया कि पाकिस्तान की टोटल डेट एंड लायबिलिटीज 53.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस हो गई थी, जो कि 2018 से 80% बढ़ी है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस्लाम का नाम लेके ये सब काम कर रही थी तो ये स्ट्रेटेजी चल गई। पाकिस्तानी पब्लिक ने पूरी दुनिया को दिखाया कि उनके लिए इस्लामिक सुप्रीमेसी देश के डेवलपमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये एटीट्यूड अब पाकिस्तानी आर्मी में ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में भी देख सकते हैं। कई ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ओपनली अपने एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस किया है। खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज्जो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है बेशक। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी फौज के साथ हैं। सलूट करता हूँ मैं अपनी पाक फौज को। चाइना तो वो मंगोज कहलाता था, वो अभी अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशिंग उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। खुरासान की बात की है। अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, पर उसके बाद इसलिए कि यहाँ पे बच्चों की तरबियत यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट शोएब अख्तर ने एक बार खुद कहा था कि दानिश कनेरिया इतने विकेट लेते थे, पाकिस्तान के लिए इतने गेम्स जीतते थे, उसके बावजूद उनको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था क्योंकि वो हिंदू थे। गेंदबाज कहे जाने वाले शोएब अख्तर ने, जी हाँ, एक गेम ऑन है, एक शो आता है जिसमें मैच या कह लीजिए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या कोई भी टॉक्स होती है, तो उस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि सबसे ज्यादा ह्यूमिलेशन सहना पड़ता था दानिश कनेरिया के, जस्ट बिकॉज ही वॉज अ हिंदू। जी हाँ, एक रिलीजन, एक धर्म के कारण उनको इतना ह्यूमिलेशन सहना पड़ा था और लोग यहाँ तक कि इस बात पे उनसे प्रश्न करते थे कि आप उनके साथ खाना क्यों खाते हैं। जी हाँ, शोएब अख्तर से ये पूछा जाता था कि जो भी सीनियर खिलाड़ी या कप्तान बुला के कहता था कि आप दानिश कनेरिया के साथ खाना ना खाएं, उनके साथ डाइनिंग टेबल शेयर ना करें, तो उसका जवाब देते थे शोएब अख्तर। वो कहते थे कि जो बंदा यानी कि जो खिलाड़ी तुम्हें 6-6 विकेट दे के 6-6 विकेट हासिल करा के मैच विनिंग जो तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको आप ऐसे कैसे नकार सकते हैं। और यार कोई हिंदू है ना खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल, और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसे ही। और आज पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी बुरी है कि सिर्फ महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। वेस्टर्न देशों से भी अब उनको एड मिलना कम हो गया है, खासकर अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद। आर्मी की इंटरफेरेंस की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ने 6000 दिन तक इंडिया को सर्व किया था, जबकि पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 1500 दिन तक पाकिस्तान को सर्व किया था। एक भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी फुल टर्म कंप्लीट नहीं की है आज तक। इकोनॉमिक हालत भी अगर आप देखें
देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स 1960 में देखिए और देखिए 2022 में दोनों कंट्रीज में कितना बड़ा गैप है। डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी देखें अगर आप, तो 1960s में उतना बड़ा गैप नहीं था, लेकिन देखिए 2020 में कितना बड़ा गैप है। अगर दोनों कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी आप अगर देखें तो एक समय पर पाकिस्तान का इंडिया से ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड था, लेकिन अराउंड 2007-2008 इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान से आगे निकल गया और आज तो कुछ ज्यादा ही आगे हो गया है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है कि आटे के नाम पर भगदड़ मच रही है, लोगों की मौत हो रही है। और जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी स्टैग्नेट कर गई है, उसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट भी स्टैग्नेट कर गया है। और पाकिस्तानी क्रिकेट की डिक्लाइन की स्टोरी भी काफी आयरॉनिक है, क्योंकि जिस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को पाकिस्तानी आर्मी ने इतना बढ़ाया, खिलाया, पिलाया इंडिया को तंग करने के लिए, वही आइडियोलॉजी आज पाकिस्तान को और पाकिस्तानी क्रिकेट को भी डुबा रही है। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान का टूर कर रही थी और उस समय पर उन पर एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ था। इनफैक्ट श्रीलंका की टीम को तो हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके एक सेफ जगह पर ले जाना पड़ा था। ये एक तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट में टर्निंग पॉइंट था। कई इंटरनेशनल टीम्स ने बायलैटरल सीरीज को कैंसिल किया। BCCI ने 2011 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान भी होस्ट करने वाला था उसको भी कैंसिल किया और इससे पाकिस्तान को बहुत पैसे का लॉस हुआ। जिस तरह हिंदुस्तानी लोगों को भानगर फोर्ट जाने से डर लगता है, उसी तरह इंटरनेशनल टीम्स को पाकिस्तान जाने से डर लगने लगा। और क्योंकि टीम्स ने पाकिस्तान आना बंद कर दिया, पाकिस्तान में गेम्स खेलने बंद कर दिए, इसलिए स्पॉन्सरशिप से भी जो पाकिस्तानी क्रिकेट को पैसे मिलते थे वो पैसे भी मिलने कम हो गए। इनफैक्ट पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब हो गई कि 2020 में उन्होंने बोला कि यार प्लेयर्स को खुद पैसे देके अपना कोविड टेस्ट कराना चाहिए, हम पैसे नहीं दे सकते। स्पॉटिफाई की मार्केटिंग टीम को पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए कि भीख कैसे मांगते हैं। तो जिस समय पर पाकिस्तान करप्शन में डूब रहा था, पाकिस्तानी क्रिकेट की इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी, उस समय पर इंडिया ग्रो करने लगा, क्योंकि 2008 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया इंडियन क्रिकेट के लिए और वो था इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ललित मोदी का आइडिया था कि प्रीमियर लीग की तरह अमेरिका के NFL और NBA की तरह एक लीग क्रिएट की जाए जो पूरी दुनिया से बेस्ट क्रिकेटिंग टैलेंट को जमा करेगी और एक एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग फॉर्मेट क्रिकेट फैंस के लिए प्रेजेंट करेगी। और ये लीग शुरुआत से ही एक बहुत बड़ी सक्सेस बनी। 2008 में जब ये लीग बना, इसका रेवेन्यू $169 मिलियन था और 2021 में ये रेवेन्यू बढ़ के ऑलमोस्ट $7 बिलियन हो गया है। 2009 में आईपीएल का ब्रांड वैल्यू $1.2 बिलियन था और 2022 में ये $11 बिलियन बन गया है। आईपीएल का वैल्यूएशन इतनी तेजी से बढ़ा है कि कहीं हिंडनबर्ग भी इन पर रिपोर्ट ना बना दे। और देखिए, मैं भी चाहता हूं कि आप पाकिस्तान वाली गलती ना करें, बल्कि इंडिया की तरह चैट बने और अच्छे डिसीजंस लें। तो हमने देखा कि आईपीएल इतनी तेजी से ग्रो किया, तो क्या रीजंस थे आईपीएल की सक्सेस के पीछे? देखिए, सबसे पहले तो T20 जो है वो एक काफी एक्साइटिंग फॉर्मेट है और गेम्स भी काफी जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो आपको पूरा दिन नहीं लगाना पड़ता ये स्पोर्ट देखने के लिए। उसके ऊपर से पूरी दुनिया का जो टॉप क्रिकेटिंग टैलेंट है वो इस लीग में आकर इंडिया में खेल रहा है। ये इंडिया के लिए गौरव की बात भी है। एक और रीजन ये था कि आईपीएल की शुरुआत से ही बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आईपीएल में इन्वॉल्व थी। तो एक तरह से इंडिया के दो जो और अनऑफिशियल रिलीजन्स हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड, वो दोनों भी साथ में मिक्स हो गए, तो इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ गई। चाहे शाहरुख खान हो, प्रीति जिंटा हो, फराह खान हो, दीपिका पादुकोण हो, ऋतिक रोशन हो। आईपीएल को एक और फायदा हुआ कि आईपीएल की ग्रोथ के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी की भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगी और इस वजह से जिस तरह से पाकिस्तान ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आईपीएल को बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। पैसा ही पैसा होगा। एक टीम के पास देखिए कितने सारे स्पॉन्सर्स हैं। यहाँ तक कि आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो अमेरिका की बेसबॉल लीग और एनबीए से भी ज्यादा है। और आईपीएल इतना सक्सेसफुल हुआ है कि आईपीएल तो इंडिया के बाहर भी फ्रेंचाइजेस खरीद रहा है। इनफैक्ट दुनिया भर के क्रिकेट प्लेयर्स आईपीएल को एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अनमिसेबल अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। आईपीएल की टीम्स तो दूसरे देशों के क्रिकेट लीग्स में भी अब टीम्स खरीद रही है। मुंबई इंडियंस ने मुंबई इंडियंस एमिरेट्स और मुंबई इंडियंस केप टाउन भी खरीद रखा है। उन्होंने हाल में ही एक न्यूयॉर्क में भी क्रिकेट टीम बनाई है।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी वेस्ट इंडीज में एक टीम खरीदी है जिसका नाम है ट्रिनिबेगो नाइट राइडर्स। और आईपीएल के जो मीडिया राइट्स हैं सिर्फ वो 6 बिलियन के आसपास हैं। और फनी बात देखिए कि इस समय पर पाकिस्तान आईएमएफ से 7 बिलियन का लोन मांग रहा है अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए। तो ये आईपीएल के 1 साल के मीडिया राइट्स के पैसे से हिंदुस्तान पाकिस्तान की इकोनॉमी बचा सकता है। लेकिन पाकिस्तान आईपीएल की इस बूम से बेनिफिट कर सकता था जिस तरह से दूसरे देशों के क्रिकेटिंग लीग्स कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाया। 2008 में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने एक्चुअली भाग लिया था आईपीएल में और काफी पैसे भी कमाए थे। लेकिन जैसे एक बेवड़ा बिना दारू के नहीं रह सकता, उसी तरह पाकिस्तान बिना आतंकवाद के नहीं रह सकता। 2008 में आपको याद ही होगा 26/11 के आतंकवादी अटैक्स हुए जो पाकिस्तान से करवाए गए थे। उसके बाद से आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया और इसीलिए आईपीएल के सारे फ्रेंचाइजेस इंग्लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन आईपीएल के इस लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के बावजूद पाकिस्तान आईसीसी के डोनेशंस पर चलता है और आईसीसी का मेजॉरिटी जो पैसा है वो बीसीसीआई से आता है। तो बिना आईपीएल के इन्वेस्टमेंट के भी इनडायरेक्टली पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई के पैसे पर ही पल रहा है। अब आईपीएल की सक्सेस से चिढ़ने के बाद पाकिस्तान ने भी सोचा कि जाओ हम अपना लीग बनाएंगे। क्या करें, बच्चों को आदत होती है अपने बाप की कॉपी करने की। तो पाकिस्तान ने भी 2015 में पाकिस्तानी सुपर लीग लॉन्च की, बट द लीग डिड नॉट लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस। पीएसएल का ब्रांड वैल्यू, मीडिया राइट्स, रेवेन्यू, प्राइज मनी, प्लेयर्स कुछ भी आईपीएल के आसपास भी नहीं आते। पीएसएल का ब्रांड वैल्यू मुश्किल से $500 मिलियन है, जबकि आईपीएल का $11 बिलियन है। आईपीएल और पीएसएल के बीच में प्लेयर्स को पैसे भी कितने मिलते हैं उसका भी डिफरेंस देख लीजिए। इनफैक्ट विमेन्स आईपीएल जो है वो भी पीएसएल के मैचेस से कहीं ज्यादा पैसे जनरेट कर रहा है। एंड द फाइनल नेल इन द कॉफिन केम जब इंडिया ने बोला कि भैया हम आपके यहाँ 2023 में एशिया कप खेलने नहीं आएंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब पाकिस्तान इस बात से चिढ़ा हुआ है, धमकी दे रहा है कि हम भी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, हमारा भी वेन्यू चेंज कीजिए, बांग्लादेश में मैचेस करवाइए। अब देखिए इंडिया के पास वैलिड रीजंस है पाकिस्तान में ना क्रिकेट खेलने के, पाकिस्तान के पास कोई वैलिड रीजन तो है नहीं। 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब तो पाकिस्तान आया था इंडिया में खेलने के लिए और बीसीसीआई ने भी क्लियर कर दिया है कि भैया वर्ल्ड कप तो इंडिया में ही होगा, हम मैचेस शिफ्ट नहीं करेंगे बांग्लादेश में। हम क्यों खोए रेवेन्यू आपकी जिद की वजह से कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी मना कर दिया है कि हम रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे वेन्यूज का पाकिस्तान के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आईसीसी का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो बीसीसीआई की वजह से आता है। इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो बीसीसीआई की वजह से ही आता है। और रमीज राजा ने बोला ही कि बीसीसीआई अगर चाहे तो पीसीबी को घुटने टिकवा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आते हैं। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। उसकी फंड से जी आप देखिए ना 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनी। तो आप अभी कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, कितनी भी जिद कर लीजिए, कितना भी चिल्ला लीजिए, एंड में तो आपको इंडिया आना ही पड़ेगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और अगर नहीं आना है तो कोई बात नहीं, घर पे बैठिए, ऐसे ही कंगाली हो रखी है और भी कंगाल हो जाइए। और इन सारे फैक्टर्स से क्लियर हो जाता है कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को इस क्रिकेटिंग युद्ध में हरा दिया है। और शायद पाकिस्तान को इस पूरे मुद्दे से कुछ सबक लेने चाहिए। क्या फायदा हुआ आपको इस्लामिक सुप्रीमेसी फैलाकर, क्या फायदा हुआ आपको आतंकवाद को सपोर्ट करके, क्या फायदा हुआ आपको आर्मी के आपके देश के ऊपर मोनोपोली करके। आपके क्रिकेटिंग बोर्ड के पास पैसे नहीं है, आपके जनरल मौज की जिंदगी जी रहे। कंपेयर कीजिए इनको इंडियन जनरल से जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, देश उनकी सेवा में नहीं लगा हुआ। अगर पाकिस्तान अपनी सिचुएशन को बेहतर करना चाहता है तो शायद उनको अपनी गवर्नमेंट, अपनी आर्मी के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि बंद करो ये इस्लामिज्म, दोस्ती करो भारत से, खत्म करो ये कश्मीर का ड्रामा। क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी बहुत बेनिफिट करेगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स आएंगे आईपीएल में खेलने के लिए, कितने पैसे कमाएंगे। पाकिस्तान के शायद कुछ फ्रेंचाइजेस में आईपीएल इन्वेस्ट करेगा, उससे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसे मिलेंगे। सबके लिए विन विन सिचुएशन है ये। लेकिन यही तो आपको दिखाता है कि दो देश जो कल्चरली इतने सिमिलर हैं,
हम लोगों का डीएनए बेसिकली सेम है, लेकिन फंडामेंटल सोच और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दोनों में, जिस वजह से एक देश की हालत खराब है और एक देश कितनी बढ़ोतरी कर रहा है इस समय। एक ग्रोथ वसुधैव कुटुंबकम और डेवलपमेंट और म्यूचुअल बेनिफिट के रास्ते पर चल रहा है, और एक एक्सट्रीमिज्म, एक्सक्लूजन और हेट्रेड के रास्ते पर चल रहा है। और हमने क्लियरली देखा है कि कौन सी आइडियोलॉजी ज्यादा सक्सीड कर रही है इस समय पर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले से पाकिस्तान कोई सबक सीखेगा, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कुछ सबक सीखेगा? क्या पाकिस्तानी क्रिकेट का एटीट्यूड इंडिया की तरफ चेंज होगा? हाँ या ना? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाय द वे, शाम शर्मा शो का जो इंट्रो कंपटीशन है वो अभी भी चल रहा है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे शाम शर्मा शो का लोगो और म्यूजिक का लिंक दिया हुआ है। गूगल फाइल के फोल्डर पे क्लिक करके उसको यूज करके शाम शर्मा शो का इंट्रो बनाएं। विनिंग इंट्रो शाम शर्मा शो का नया इंट्रो बनेगा। अगर आप पाकिस्तानी रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।